नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानियों की श्रृंखला में। आज का हमारा टॉपिक है एक टोकरी भर मिट्टी, जिस पर बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है, जिसमें प्रश्न भी बहुत बनते हैं। छोटी सी कहानी है लेकिन प्रश्न बनते हैं। ठीक, एक टोकरी भर मिट्टी मैंने पहले ही वीडियो में जब चंद्रदेव से मेरी बातें मैंने कहानी पढ़ाया था, तो उसमें बात की थी मैंने कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक, तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी है, इसको पहली कहानी किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो इसको पहली कहानी मानने वाले विद्वान है इसको पहली कहानी कौन मानता है? तो इसको पहली कहानी मानते हैं देवी प्रसाद वर्मा। ठीक, पूछा गया है प्रश्न कि एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी किसने माना है? तो देवी प्रसाद वर्मा। ठीक है, जो कि इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। ठीक, जो कि किसके द्वारा लिखित है? माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित है। ठीक, और इनके संबंध में एक बात ध्यान रखना है कि इन्होंने गीता रहस्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक जो रचना है गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। किसका? गीता रहस्य रचना है किसकी? गीता रहस्य जो है माधवराव सप्रे की रचना है। इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किया था। किससे? गीता रहस्य किस भाषा में है? मराठी भाषा में। इन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया था? मराठी से हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? माधवराव सप्रे ने। ठीक, स्लाइड पर चलते हैं। यह कहानी 1901 में, प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, जो कि बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि 1904 में सरस्वती पत्रिका में, और दुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है, और उसे हम पढ़ चुके हैं। और अब है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में लिखी गई है। और यह किस पत्रिका में प्रकाशित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित है यह कहानी। ठीक, किस पत्रिका में? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक, सामान्यतः एक कहूं तो सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। ठीक, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसे क्या मानते हैं? इसे मानते हैं मौलिक कहानी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, इसके साथ ही मैंने बताया था कि इंदुमती का भी जिक्र आता है, किंतु उसको छाया अनुवाद भी कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, छाया अनुवाद मानते हैं शेक्सपियर की रचना टेम्पेस्ट का। ठीक, इसके वजह से इंदुमती को बहुत से विद्वान मौलिक नहीं मानते हैं, किंतु आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं? इंदुमती को ही मानते हैं। ठीक, किंतु अन्य विद्वानों और साथ में देवी प्रसाद वर्मा किसे मानते हैं? एक टोकरी भर मिट्टी को क्या मानते हैं? मौलिक कहानी। और साथ में यह किस प्रकार की कहानी है? एक आदर्शवादी कहानी है। आदर्शवादी मतलब एक आदर्श की स्थापना की गई है, एक मान्यता की स्थापना की गई है। ठीक है, एक जिसमें इसमें यथार्थ चित्रित नहीं है, हालांकि एक जमींदार का इसमें जाके क्या होता है? हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो यह क्या है? आदर्श की स्थापना कर दी गई है इस कहानी में। कथासार क्या है? जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हड़पने और जमींदार की आंख खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की एक छोटी सी आदर्शवादी कथा है। ठीक, जमींदार जो कि वृद्ध महिला होती है, बूढ़ी विधवा होती है, उसका जमीन हड़प लेता है, फिर बाद में उसकी आंख खुलती है और फिर वह क्या करता है? वह जमीन जो है उसको वापस कर देता है। ठीक है, यही कहानी है। और जमींदार का हृदय परिवर्तन है, इसी कारण इसमें इसे किस प्रकार की कहानी कहते हैं? तो आदर्शवादी कहानी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा।
प्रमुख पात्र में देख लेते हैं। बुजुर्ग विधवा है, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। इसी के सामने इसकी बहू और इसके जो बेटा है उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक, इसी बूढ़ी विधवा के सामने अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है और उसके जीवन में कोई नहीं है, केवल उसकी एक पोती है। ठीक, और एक जमींदार है, दम्भी व्यक्ति, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। यह एक जमींदार व्यक्ति है जो कि बहुत दम्भ भरने वाला है। ठीक, और इसमें गौण पात्र कौन कौन से हैं? गौण पात्र है बुजुर्ग विधवा की पोती है। ठीक, और जमींदार का एक वकील है। ठीक, विशेष क्या है इसमें? विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, इसमें हमें इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। क्या? विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा हमें देखने को मिलती है। अब ये आप ही लोग सोचिए कि एक तो वो विधवा है, इसके साथ ही अपने सामने अपने पुत्र और बहू की मृत्यु देख चुकी है, वो झेल चुकी है, और जब वो वृद्ध हो चुकी है, जब वो कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसका एकमात्र जो जीने का सहारा होता है, झोपड़ी जहाँ वो रहती है, वह भी छीन लिया जाता है। ठीक, तो उसकी किस प्रकार की व्यथा होगी, किस प्रकार की पीड़ा होगी, उसका मार्मिक चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलेगा। शोषण का चित्रण, किस प्रकार उस समय जमींदार शोषण करते थे, उसका हमें चित्रण यहाँ दिखेगा। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन। किसका हृदय परिवर्तन? जमींदार का हृदय परिवर्तन। ठीक, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश। जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विधवा एक टोकरी मिट्टी लेने आई थी, अपना उसका जहाँ घर था उस वहां से। ठीक, तो ये क्या है? अपनी मिट्टी से प्रेम है ना। ठीक, जहाँ रहती है वहां से उसे प्रेम है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। आरंभ में जमींदार बुढ़िया को हटा देता है उसके स्थान से। ठीक, बुजुर्ग महिला को वहां से हटा देता है और उसकी जमीन हड़प लेता है। फिर बाद में उसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। ठीक है, इसके साथ ही कानून व्यवस्था का हमें जिक्र यहाँ पे दिखेगा। मानवता का संदेश है। मानवता का संदेश क्या है? बाद में जो उसका हृदय परिवर्तन होता है वह किसका है? मानवता का ही प्रतीक है। ठीक, जमींदार के हृदय के परिवर्तन के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। वर्ग भेद, बुजुर्ग, गरीब, बुजुर्ग और अमीर, ये वर्ग भेद पर चित्रित है, गरीब और अमीर पर। ठीक, गरीब कौन है? बुजुर्ग महिला। ठीक, और अमीर जमींदार। कहानी का केंद्र तत्व आदर्शवाद है। मैं बार बार कह रही हूँ, आदर्शवाद है कहानी का केंद्रीय तत्व। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर कि आलोचकों का क्या कहना है इस पर। ठीक, तो आलोचकों में गोपाल राय का कथन जान लीजिए। गोपाल राय क्या कहते हैं? गोपाल राय एक टोकरी पर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से पहली कहानी मानते हैं। किस दृष्टि से? संवेदना की क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति से इसे क्या मानते हैं? वह प्रथम कहानी मानते हैं, प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। कौन? गोपाल राय। और किस अनुसार? संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति के अनुसार। ठीक, और उन्होंने इसकी भाषा क्या मानी है? गोपाल राय इनकी भाषा को क्या मानते हैं? जो एक टोकरी भर मिट्टी है उसकी भाषा को वो मानते हैं ठेठ देसी हिंदी। ठीक है, वह क्या मानते हैं? ठेठ देसी हिंदी मानते हैं, जो एक टोकरी भर मिट्टी है कहानी है उसकी भाषा को। ठीक, इसके अलावा एक और आलोचक हैं डॉक्टर सत्यकाम। वह क्या मानते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सत्यकाम इस कहानी के बारे में कहते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। क्या मानते हैं यह? ध्यान रख लीजिएगा, प्रतीकात्मक।
प्रतीकात्मक कहानी कौन मानता है? तो ध्यान रखेंगे, प्रतीकात्मक कहानी डॉक्टर सत्यकाम मानते हैं। किस कहानी को? एक टोकरी भर मिट्टी को। क्या मानते हैं? प्रतीकात्मक। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म का प्रतीत है, होती है। ठीक है, जमींदार के जुल्म का, यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में यह कहानी मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। ये क्या कहते हैं कि आरंभ में यह कहानी हमें जमींदार के जुल्म की कहानी मालूम होगी, किंतु यह कहानी वास्तव में क्या चीज है? वास्तव में यह कहानी अपने मातृभूमि से लगाव, ठीक, का प्रतीक होती है। आरंभ में हमें लगेगा कि यह कहानी जमींदार के जुल्म का प्रतीक होती है। ठीक, ऊपर से यह कहानी लगेगी कि जमींदार के जुल्म की होती है, किंतु असल में यह कहानी है क्या? तो यह कहानी है असल में मातृभूमि से लगाव का। ठीक, और एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीक है पूरे देश की मिट्टी का। ध्यान रखेंगे। ठीक, और एक टोकरी भर मिट्टी किसका प्रतीक है? एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक, पूरे देश का प्रतीक। ठीक, यह हुआ आलोचकों के संबंध में। गोपाल राय क्या कहते हैं? फिर से एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ। गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्या मानते हैं? पहली कहानी मानते हैं। ठीक, संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्या मानते हैं? पहली कहानी मानते हैं। गोपाल राय के अनुसार इसकी भाषा क्या है? ठेठ देसी हिंदी है। ठीक, और डॉक्टर सत्यकाम क्या मानते हैं? डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। जैसे कि मैंने लिखा है, कैसी कहानी है? उनके अनुसार प्रतीकात्मक कहानी है। ठीक, ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में यह कहानी मातृभूमि के लगाव का प्रतीक है। प्रतीकात्मक जो है, तो यह कहानी किसका प्रतीक है? यह कहानी है मातृभूमि के लगाव का। ठीक, लेकिन ऊपर से देखेंगे, अगर ये कहानी को पढ़ेंगे मोटा मोटा रूप में, तो आपको लगेगा कि जमींदार के जुल्म की कहानी है, लेकिन वास्तव में क्या है? सत्यकाम के अनुसार ये वास्तव में मातृभूमि से लगाव की कहानी है। ठीक, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण है। माधवराव सप्रे की कुछ कहानियों का जिक्र आता है, तो वह देख लीजिए। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियां के, एक तो हम पढ़ ही रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी, और उनकी अन्य कहानियां कौन कौन सी है? सुभाषितरन। ठीक है, ये सब है। सुभाषितरन जो कि कब प्रकाशित है? 1900 में प्रकाशित है। ठीक, और इसके अलावा एक कहानी है, एक पथिक का स्वप्न। एक पथिक का स्वप्न। ठीक, कब प्रकाशित है? 1900 इसमें प्रकाशित है। ठीक है, माधवराव की अन्य कहानियां क्या है? सुभाषितरन जो कि 1900 में प्रकाशित है, और एक पथिक का स्वप्न जो कि 1900 में प्रकाशित है। ये हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में। अब चलते हैं हम अपनी मूल कहानी पर। ठीक, एक टोकरी भर मिट्टी किसके द्वारा लिखित है? एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 कर लीजिए इसको। ठीक है, 1901 है ये, 1901 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसे पहला कहानी किसने माना है? इसे पहली कहानी माना है देव प्रसाद वर्मा ने। एक मिनट, ठीक, एक टोकरी भर मिट्टी जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901। कहाँ से पता? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक, और इसको पहले कहानी मानने वाले में कौन है? देवी प्रसाद वर्मा। हम इसका जिक्र कर चुके हैं। ठीक, चलिए आरंभ करते हैं अपनी प्रमुख मूल कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसकी? एक गरीब अनाथ विधवा। जैसे कि मैंने बताया, अनाथ क्यों है? क्योंकि उसके जो बेटे और बहू, उसका क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुकी है, देहांत हो चुका है। ठीक, और उसके सामने ही
ठीक, विधवा स्त्री के सामने ही उसके बेटे और बहू की मृत्यु हो चुकी है। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार साहब को क्या होती है इच्छा कि उसकी झोपड़ी तक अपने महल को बढ़ाया जाए। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। कौन कौन मर गया था उसी झोपड़ी में? बहुत समय से वो विधवा वहीं पर थी, ठीक उसी समय वहीं पर बसी थी, उसी झोपड़ी में रहती थी। और उसी वृद्ध महिला के सामने, अनाथ विधवा के सामने ही उसके जो पति है, उसका जो प्रिय पति था उसकी और इकलौते पुत्र की भी इसी झोपड़ी में मृत्यु हुई थी। फतेहू भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो कि पोती उसके एकमात्र जीने का सहारा थी, उसके वर्ष कितने वर्ष की है? वो 5 वर्ष की है। पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, कितने वर्ष की है? तो वह 5 वर्ष की है और वही उसकी पोती एकमात्र जीने की सहारा थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। किसी को भी अगर ऐसी परिस्थिति से वो गुजरे तो वो उसकी यही स्थिति हो, ठीक, फूट फूट कर रोने लगे कोई भी। और जब से उसने अपने श्रीमान झोपड़ी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृत प्राय हो गई थी। और पहले से तो वो अपार दुख में जी ही रही थी, उसको दुख की कमी थी नहीं। उसके पति की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु, उसके बहू की मृत्यु, सब एक तो वैसे ही वो आधी मर ही चुकी थी। और जब से उसने सुना था कि जमींदार क्या चाह रहा है कि उसकी झोपड़ी तक अपना महल बढ़ाना चाह रहा है, तब से और वो मृत प्राय हो गई थी। मैंने और उसको लगता था कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी इस प्रकार की स्थिति, ठीक। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। वह क्या चाहती थी कि उसकी मृत्यु यहीं पर उसी झोपड़ी में हो। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। जब उसके सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं तो अपनी जमींदारी चाल चलने लगता है। वो जमींदारी चाल होती क्या है? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक, वकीलों के सहारे से क्या किया उन्होंने? अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक, और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकर से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। उस विधवा स्त्री को देखते ही जमींदार ने क्या कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। पर जब वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो मैं एक विनती है, तो मुझे क्षमा करें, एक विनती है। ठीक, जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मेरी पोती ने क्या किया है? खाना पीना छोड़ दिया है। झोपड़ी छूट जाने से उसकी पोती थी जो कि कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की थी, ठीक, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। उसकी पोती क्या कहती है कि अपने घर चल, वहीं खाऊंगी मैं रोटी, ठीक। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। उसने क्या, वो एक टोकरी लेकर आई थी, ठीक, और क्या विनती कर रही है कि वो एक टोकरी में मिट्टी भर कर ले जाना चाहती है। क्यों? क्या करना है उसको? मिट्टी ले जाकर उसका चूल्हा बनाना है, ठीक। क्यों? क्योंकि
उसकी जो पोती है वो खाना नहीं खा रही है, वो क्या कह रही है, चल अपनी झोपड़ी में चल। और इसी कारण वो विधवा, अब वो जानती है कि अब जमींदार के कब्जे में उसकी जमीन है, वो तो वापस लाई नहीं जा सकती। इसी कारण वो कह रही है कि मुझे एक टुकड़े में मिट्टी दे दीजिए, मैं उसका चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटियां पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। वह कहती है कि मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी थी। जमींदार ने कहा कि ले लो। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वह जाते ही पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जैसे ही वह भीतर गई तो जो भी पुरानी बातें, उसकी झोपड़ी, जो भी चीजें उस झोपड़ी में ही उसके पूरा जीवन गुजरा था, ठीक, तो वहां जाते ही उसको सारी बातें स्मरण हुई, माने उसको याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। किंतु उसने अपने आप को संभाला और एक टोकरी में मिट्टी भर लिया और बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। ठीक, क्या कहती है वो विधवा स्त्री, महिला कहती है कि कृपा करके इस पे थोड़ा हाथ लगा दीजिए, जिससे क्या करूं, मैं इसको अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। जैसे ही वो टोकरी में हाथ लगाकर उसको उठाने लगे उसके सिर पर, तो उनको क्या लगता है कि यह उनकी शक्ति के बाहर हो रहा है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। जब उनसे उठ नहीं रहा था तो वो क्या करने लगे कि पूरी ताकत के साथ उसे उठाने लगे, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई, किंतु वह उठा नहीं पाए उस टोकरी को। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। तो फिर जब उठा नहीं तो वह क्या कहे, लज्जित होकर कहने लगे कि यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। वह कहने लगी कि आपसे जब एक टोकरी भरी मिट्टी आपको उठाया नहीं जा रहा है, मेरे सिर पर रखा नहीं जा रहा है, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, आप उसे कैसे उठा पाएंगे? ठीक, इस पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमाद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक, और जो उन्होंने किया था उसके लिए विधवा से क्षमा मांगा और उसे उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। ठीक, इसी कारण डॉक्टर सत्यकाम से क्या कहते हैं कि इसे जमींदार के जुल्म का प्रतीक ना कहकर इसे मातृभूमि से लगाव की कहानी उन्होंने इसको कहा है। ठीक, यहीं आकर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कैसा लगा ये कहानी बताइए जरूर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।